नमस्कार। महाराष्ट्र में समझ में ही नहीं आ रहा है कि बीजेपी आपस में लड़ रही है या फिर विरोधी पार्टियों से लड़ रही है। महाराष्ट्र में डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के सीएम है, बीजेपी के सीएम है, उनके भाषण का विरोध कर दिया है। अजीत पवार बोले हैं कि बटोगे तो कटोगे, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। तो अब बीजेपी इस वक्त पर भयंकर विरोध का सामना कर रही है और पूरी एनडीए की अगर बात करें तो भयंकर इनसिक्योरिटी और बितरगात से जूझ रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी का भविष्य क्या है, जानेंगे अशोक वानखेड़े सर से। अशोक सर क्योंकि महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र की स्थिति आज के समय में क्या है उनसे बेहतर तो कोई बता ही नहीं सकता। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अजीत पवार योगी आदित्यनाथ को बटोगे तो कटोगे वाला भाषण क्यों नहीं देने दे रहे हैं? क्या तकलीफ हो गई अजीत पवार जी को? देखिए, मैं पहले ही कह रहा था कि दोनों तरफ तीन तीन पॉलिटिकल पार्टी है। महाराष्ट्र में इस बार बहुत खिचड़ी चुनाव हो रहा है। 6 राजनीतिक दल है, 2 शिवसेना है, 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस है, 1 कांग्रेस है और 1 बीजेपी है। और फिर छोटे-मोटे दल का थोड़ा बहुत दखल और जिले में होता है वैसा, कुछ पॉकेट्स है वैसे। अब यहाँ पर 2 युतियाँ लड़ रही है, 2 एक एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन। यदि मोटे तौर पे उत्तर भारत के हमारे दर्शकों को समझाऊँ, महाराष्ट्र में इसको महायुति और महाविकास कहते हैं। महाविकास यानी इंडिया गठबंधन, महायुति यानी एनडीए गठबंधन। अब एनडीए गठबंधन में अजित पवार है, एकनाथ शिंदे है और बीजेपी है। वहां उद्धव ठाकरे है, शरद पवार है और कांग्रेस है। बर्तन सभी जगह बज रहे हैं। ऐसा नहीं कि महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन में, लेकिन इंडिया गठबंधन में बहुत कम लेवल पे है। यानी यदि मैं एनडीए और इंडिया की तुलना करूं तो इंडिया गठबंधन में यदि 2% टकराव हो रहा होगा तो वो टकराव 40 से 50% एनडीए गठबंधन में है। सबसे पहले अजित पवार के खिलाफ एक फ्रंट खोला गया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अजित पवार का पूरा बुरा परफॉर्मेंस देखकर सभी ने अजित पवार को टारगेट किया। इसी चक्कर में मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति कई लेयर्स पे चलती है। जब एक तरफ चुनावी राजनीति चल रही है, सत्ता संघर्ष चल रहा है, दूसरी तरफ जरांगे नाम का एक नया तूफान खड़ा हो गया था जो मराठा आरक्षण को लेके उसने पूरे मराठवाड़ा में एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। 10 में से 1 सीट लोकसभा में नहीं मिली। लेकिन वो जरांगे पाटिल किसके आदमी है? सवाल ये है। जरांगे का प्रभाव आज भी है। गरीब जो लैंडलेस फार्मर्स है, जो लो होल्डिंग 2 एकड़ 1 एकड़ वाले फार्मर्स है, उसमें आज भी जरांगे, यूथ में जरांगे हैं। जरांगे को एकनाथ शिंदे और शरद पवार मिलकर संभाल रहे हैं। क्योंकि उसी चुनावी राजनीति में ये 2 मराठे एक हो गए। तो जरांगे पाटिल लगातार टारगेट कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को। वो देवेंद्र फडणवीस को ही विलन बना के रहे हैं। लेकिन उसी सरकार के मुखिया जो एकनाथ शिंदे है उनके बारे में एक शब्द नहीं कहते, अजित पवार के बारे में एक शब्द नहीं कहते। ना अजित पवार और एकनाथ शिंदे जरांगे के बारे में कुछ कहते। दूसरी ओर अजित पवार के खिलाफ फ्रंट खोल के रखा है एकनाथ शिंदे के लोगों ने। वो देवेंद्र फडणवीस को कुछ नहीं कहते। वो लगातार अजित पवार को टारगेट करते हैं। एकनाथ शिंदे के नजदीकी मंत्री ने यह कहा कि कैबिनेट में जब अजित पवार के साथ बैठता हूं तो मुझे उल्टी आती है कि इतने घटिया आदमी के साथ बैठा हूं। दूसरी ओर सुनील तटकरे जो अजित पवार का राइट हैंड है, जो अजित पवार का मैन इन कमांड है, जो अजित पवार के पार्टी के महाराष्ट्र के इकाई के अध्यक्ष है, जो अकेले अपने बलबूते पे एक सांसद खुद जीत के आए थे कोकण में। उस सुनील तटकरे के बारे में एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता ने, मतलब जो विधायक का चुनाव लड़ रहा है, उसने कहा कि सुनील तटकरे ये एनडीए गठबंधन को लगा हुआ कैंसर है। अच्छा। अब प्रज्ञा जी, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था लोकसभा चुनाव के हार के बाद कि हमारी बुरी स्थिति इसलिए हुई क्योंकि हमारा गठबंधन ऊपर था, कार्यकर्ताओं के बीच में गठबंधन नहीं हुआ, इसलिए हमारे विधानसभा में ये कमियां हम दूर करेंगे। लेकिन अब विधानसभा आते आते नेता ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो कार्यकर्ता कैसे एक होंगे? तो मेजर प्रॉब्लम है वोट ट्रांसफर का। ये इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो जब नवाब मलिक को टिकट दिया गया, नवाब मलिक पे आरोपी है ना, कोई आरोप सिद्ध तो नहीं हुए,
नवाब मलिक को जेल में ठूसा गया। नवाब मलिक उसके बाद बाकायदा बेल मिली है। और यदि आरोप ही चुनाव नहीं लड़ने देना है, तो फिर प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में कम से कम 20-22 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आरोप है, जिनके खिलाफ केसेस दर्ज है। जब बीजेपी के आदमी के बारे में बात करेंगे तो वो लोग बोलता है केस दर्ज है, कोई आरोप सिद्ध तो नहीं हुए। तो फिर नवाब मलिक को ऐसा क्या हो गया कि उसको टिकट देने पे बीजेपी बौखला गई? बीजेपी ने नवाब मलिक के खिलाफ, नवाब मलिक का टिकट अजित पवार के कोटे से आया है। अजित पवार गठबंधन का एक हिस्सा है। यदि उन्हें लगा कि उनका सिटिंग विधायक फिर से चुनाव लड़ना देना चाहता है, तो उसमें दूसरे साथियों को क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए? नवाब मलिक के खिलाफ फ्रंट खोला बीजेपी ने, कहा कि हम इसका प्रचार नहीं करेंगे, और उससे आगे जाके एकनाथ शिंदे के तरफ से एक उम्मीदवार उतारा गया नवाब मलिक के खिलाफ। जब बीजेपी नवाब मलिक के खिलाफ फ्रंट खोल सकती है, तो फिर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अजित पवार क्यों नहीं खोल सकते फ्रंट? जब उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो उन्होंने कहा महाराष्ट्र की भूमि जो है वो शाहू आंबेडकर और ज्योतिबा फुले की भूमि, या बटेंगे तो कटेंगे वाला नहीं चलेगा। आप उत्तर प्रदेश की तुलना महाराष्ट्र से मत करिए, और मतदाताओं को कहे कि बाहर के लोग जो आ रहे हैं उनकी बात में मत आइए। यहाँ कोई नहीं बट रहा है, यहाँ जुड़ने की बात होती है और यहाँ सब जुड़ा हुआ है। क्यों इनको बटेंगे कि कटेंगे की बात कहनी पड़ रही है? क्यों संघ को ये एंडोर्स करना पड़ रहा है? क्यों प्रधानमंत्री को लगातार ये कहना पड़ रहा है कि इकट्ठा रहिए? एक रहेंगे तो नहीं सेफ रहेंगे, मोदी जी भी तो सेफ रहेंगे। तो किससे सेफ रहेंगे? तो यदि सेफ रहने के लिए एक होना है, तो फिर मोदी जी की दिल्ली में जरूरत क्या है? आजादी के 75 साल में अभी तक तो ऐसा नहीं था कोई अनसेफ था। 2014 से ही क्यों अनसेफ हो रहा है हिंदू? सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए समय आया तो हम शस्त्र उठाएंगे, ये मोहन भागवत ने कहा। मोहन भागवत जी को मेरा सवाल है आपके माध्यम से कि मोहन भागवत जी ये बताएं देश को, ऐसे नाकारे सरकार क्यों आप सपोर्ट करते हैं दिल्ली में जो बैठी है, कि 2014 में 10 साल से वो सरकार है और उसके बाद सनातन धर्म की रक्षा करनी पड़ रही है लट लेके। इसके पहले 2014 के पहले तमाम सरकारें थी, लेकिन कभी सनातन धर्म के लिए आपको लट उठाना नहीं पड़ा, कि तब भी आप लट उठा के घूमते थे। तब तो आपने नहीं कहा सनातन धर्म खतरे में है। हिंदुत्व वाली सरकार केंद्र में आने के बाद हिंदू खतरे में कहां से हो गया? तो इसका मतलब हिंदू खतरे में नहीं है, ये लोग खतरे में हैं। इनके कुकर्मों का पड़ा इतना लंबा है, वो जब जनता के सामने आता है तो इनकी कुर्सी हिलती है। ये बटेंगे तो कटेंगे नहीं, इसका सही मायने में अर्थ है कि आप बटेंगे तो हम सत्ता से हटेंगे जी। हमें सत्ता में बना रहने के लिए आप एक हो। तो सवाल यह है, आप क्यों बटेंगे? किसी भी धर्म में नारा देने से एकता नहीं आती। क्या संघ अपने यहां ब्राह्मण और ठाकुर के बजाय किसी दलित को संघ चालक बनाएगा? दलित के साथ प्रेम, 14 जनवरी संक्रांत के दिन दलितों के साथ खिचड़ी खाना एक फैशन हो गया है। एक आदिवासी महिला जिसको मैं सैल्यूट करता हूं, द्रौपदी मुर्मू जी, उनकी जब जीवन गाथा सुनता हूं तो आंखों में अश्रु आ जाते हैं। एक संघर्ष क्या होता है और स्त्री शक्ति क्या होता है, इसका दूसरा नाम द्रौपदी मुर्मू जी। वो आदिवासी समाज से आती है, उन्हें राष्ट्रपति आपने बनाया, तो क्या पूरे देश का आदिवासी सेफ हो गया? एक तरफ आदिवासी राष्ट्रपति बना के आदिवासियों को यह मैसेज देना कि हम आपकी केयर करते हैं, दूसरी तरफ आदिवासियों के ऊपर पुलिस से लड़ चला के अड़ाने के लिए जंगल कटवा देना छत्तीसगढ़ का। वो सेव टाइगर प्रोजेक्ट के लिए या टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के लिए टाइगर कॉरिडोर, 1000 आदिवासी परिवार को बेघर करना जंगल से, ये कौन सा है विकास? ये विनाश है। ये सत्ता की भूख, कॉर्पोरेटाइजेशन की भूख, औद्योगिकरण की भूख, वो भी किसी एक उद्योगपति के लिए। आप किसानों की बात करती है सरकार कि हम किसानों के हितैषी हैं। मुझे इस बात की बधाई देना है प्रज्ञा जी आपको
कि आप ही के चैनल पे लखनऊ में एयरपोर्ट के लिए कैसे किसानों की जमीन हथिया ली गई है, कोई मायका लाल उसको पब्लिश करने को तैयार नहीं था, लेकिन वो खबर आपने दिखाई। पत्रकारिता के लिए कम से कुछ तो किया है आपने, पत्रकारिता को जिंदा रख जबरन लिया, जबरन छीनी बधाई जा हो रही है सर। आपको। तो ये तमाम बातें जब जब जबरिया छीनी जा रही, जब किसानों पे अत्याचार करोगे, दलितों पे अत्याचार करोगे, आदिवासियों पे अत्याचार करोगे, खुद को अपने आप को ओबीसी कहलाओगे और फिर कहते हो कि बांटोगे मत। बांट अच्छा, कौन एक रहा बात है? और भी है सर। बांट तो आप रहे मोदी हैं। जी, अशोक सर, मोदी जी अपने आप को कहते हैं कि मैं पिछड़ी माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ। अमित शाह जी कहते हैं मैं बनिया का बेटा हूँ। नितिन गडकरी कहते हैं कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा लात, इस तरह की बात नितिन गडकरी कहते हैं। राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करता है, करते हैं, पूरा विपक्ष जातिगत जनगणना की बात करता है, तो ये कहते हैं कि ये जातिवाद फैला रहे हैं। मोदी जी एक तरफ अपनी जात हर जगह बताते हुए फिरते हैं कि मैं पिछड़ी माँ की कोख से पैदा हूँ। ये क्या हुआ? ये क्या है सर? ये दो बातें अलग मैंने अलग। वही तो मुझे कहा। अपरिचित आपका व्यक्ति का हीरो याद आता आपका है कभी कभी आ, मोदी जी के भाषण सुनने के बाद। अरे बाबा, ये तो हनुमान जी की भी जात, ये तो हनुमान जी की भी जात बताने को तैयार है। राजस्थान लोकसभा चुनाव में 2019 में उन्होंने हनुमान जी हमारे जात के करके ऐलान कर दिया था, एक बीजेपी के नेता ने। कोई शबरी की जात लेके राम राम की तरफ से अपनी तुलतुला बजाता है। वो जब कहते हैं देवेंद्र फडणवीस अपने भाषणों में कि ओबीसी ये भाजपा का कोर वोटर है, तो आप जातिवाद नहीं कहते, आप जातिवाद नहीं कर रहे हैं। कहा गया संघ का वनवासी कल्याण संस्थान, जो उनका एक वर्टिकल है, वो वनवासी का कल्याण वही करना होता है जहां कन्वर्जन है, क्रिश्चियन बनते हैं वनवासी, जहां वनवासियों पे लाठी बरसती है, वनवासियों के घर उजाड़े जा रहे हैं, उनको जंगल से उखाड़ के फेंक दिया जा रहा है, तब कहा जाता है संघ का वनवासी संघ। आप हर समाज के लोगों को गले लगाओगे तो आपको ये बोलना नहीं पड़ेगा बटो मत, क्योंकि लोग ही आपके साथ रहेंगे। आपके मुंह में शब्द है बटो मत, एक रहो, तो सेफ रहेंगे। किससे सेफ रहेंगे? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मतलब तुम एक रहोगे तो मैं सेफ रहूंगा सत्ता में, ये मायने है प्रधानमंत्री जी के। कुल मिलाकर ये बौखला गए हैं, क्योंकि इनके पास अब कोई उपलब्धियां गिनाने के लिए ना इनके पास केंद्र के पास कुछ है, ना महाराष्ट्र सरकार के पास कुछ है। आपने एडवांस में 5 महीने का महिलाओं को 1500 रुपए, जो लाडली बहना का पैसा है, 5 महीने का इकट्ठा दे दिया, ये सोच के कि कम से कम 7-7,500 रुपए आएंगे तो महिलाएं वोट देगी। लेकिन मैंने आज कोल्हापुर में, मैं एक किसी के घर खाना खाने गया था, परिवार था वहां, उनकी जो बर्तन मांजने वाली आई थी, तो मैंने उसको पूछा क्या ताई 1500 रुपए मिल गए? उन्होंने कहा क्या करूं 1500 रुपए का, तेल 200 रुपए हो गया है, 1500 रुपए तो ऊँट के मुंह में जीरा है। पता नहीं 1500 रुपए दे के ऐसा बता रहे कि हमारी जिंदगी खरीद ली है। ये वस्तुस्थिति है, ये फैक्ट है। अच्छा सर, मोदी और शाह दोनों ये बात कहते हैं कि फडणवीस की इच्छा चुनाव जीतने के बाद पूरी करेंगे, तो ऐसी कौन सी इच्छा है जो चुनाव जीतने के बाद ही पूरी हो सकती है? अरे 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 अरे, गेम खराब होने वाला है, पत्ता कटने वाला है सर। फडणवीस लगातार मुख्यमंत्री बनने के लिए लालायित है। 2019 के चुनाव में वो लगातार कहते थे मैं आऊंगा, मैं ही आऊंगा, मैं ही आऊंगा। बेचारे 2.5 साल बाद आ गए, वो भी लंगड़ते लंगड़ते आ गए, एक पैर पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। अब वहां एकनाथ शिंदे इस तरह से लगा हुआ है कि कैसा भी करके बीजेपी को ज्यादा सीटें नहीं आए और मेरे पास इतनी सीटें आए कि मेरे बगैर सरकार नहीं बना पाए, फिर मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री मैं बनना चाहता हूँ। अजीत पवार मनी मन में सोच रहे हैं कि जब ये दोनों इकट्ठा हो जाएंगे तो भी सरकार बननी नहीं चाहिए मेरे बगैर, तब इस बार मैं बताऊंगा इनको कि मैं क्या गेम करता हूं। जब अविश्वास की भावना आपस में बनी हो, वो गठबंधन नहीं कहलाता। तो सर बीजेपी कौन सी इच्छा पूरी करना चाह रही है फडणवीस की? मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। हाँ भाई, देवेंद्र फडणवीस इसलिए उप मुख्यमंत्री बने क्योंकि उनकी इच्छा, जो पहले नारे लगते थे कि नरेंद्र के बाद देवेंद्र, तो फिर अमित शाह ने कहा कि फिर अमित क्या करेगा,
देवेंद्र और नरेंद्र के बीच में अमीर क्या करेगा? तो मेरे नाम में इंद्र लगानी है इसलिए मैं बाहर थोड़ी हूं। तो अब तो फिर शिंदे और उन्होंने देवेंद्र पवार को फडणवीस के पैर विकल्प छाटना विकल्प कर शुरू देख कर लेने दिए। चाहिए सर, शिंदे को विकल्प ढूंढना चाहिए अब तो बिल्कुल गेम क्लियर कर दिया ना बीजेपी ने। बिल्कुल क्लियर कर दिया है, क्योंकि अब सभी, देखिए, मैंने कल कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे ये कहा था और मैं आज आपके पास रिपीट कर रहा हूं। हाँ। एक बिरबल की बंदरिया की कहानी थी हम्म। कि जब नाक में पानी जाता है तो बंदरिया अपने बच्चे को पैरों के नीचे रख के कूद के बाहर आ जाती है हौद से और अपनी जान बचा लेती है। ये महायुति में वही हो रहा है। अब चुनाव के समय जब गले तक बात आ गई है, नाक में पानी जा रहा है, तो फिर बीजेपी कई बार शिंदे को पैरों के नीचे दबा रही है, शिंदे बीजेपी को पैरों के नीचे दबा रहे हैं, तो कई बार शरद अजीत पवार को पैरों के नीचे दबा रहे हैं। सब अपनी राजनीतिक वजूद बचाने के लिए मेहनत लड़ कर रहे रहे हैं। हैं, हम्म। लड़ रहे हैं। और सबका यही है कि बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार न बनाए। जब ऐसी मनीषा हो हम्म। तो कम से कम महाविकास में तो वो नहीं है। संजय राउत क्या कहते हैं वो छोड़ दीजिए, हम्म। लेकिन उद्धव ठाकरे ने एक बार बड़ा क्लियर कह दिया था अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, और वो सब वायरल भी हुआ। उनने कहा कि मुख्यमंत्री, ये लड़ाई का झगड़ा झगड़ा ही नहीं मुख्यमंत्री पद का, हम्म। चुनाव के नतीजों के बाद तय करेंगे हम, सबसे पहले हमें जीतना जरूरी है। शरद पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री का कोई इशू नहीं है, चुनाव के नतीजों के बाद हम तय करेंगे। कांग्रेस ने तो कभी मुख्यमंत्री की बात ही नहीं की। हम्म। कभी नाना पटोले ने बोल दिया तो उसको बुला के डांट दिया गया। तो कुल मिला के वहां अभी भी मुझे नीचे तक लोग एकजुट होते हुए दिखाए। मैं पश्चिम महाराष्ट्र में हूँ, कई जगह कांग्रेस की बड़ी गलतियां हैं, कई जगह उम्मीदवारों का चयन गलत है, लेकिन फिर भी जहां तक स्ट्राइक रेट का सवाल है, मुझे लगता है शरद पवार का स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया रहने वाला है। उतने जितने उम्मीदवार है, सबसे ज्यादा उम्मीदवार उनके जीत के आएंगे ऐसा लगता है मुझे। अच्छा। उद्धव ठाकरे के भी लोग ठीक ठाक है, लेकिन उद्धव ठाकरे के यहाँ भी कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है। जैसा कि मैं अभी सांगली में हूँ, सांगली के पास मीरज है, मीरज में हम्म। एक खाड़े करके मंत्री है जो चुनाव लड़ रहे हैं, और वो जो खाड़े साहब है वो इस बार चुनाव हार जाते, उनकी हालत बुरी थी। हम्म। लेकिन कहते हैं कि उन्होंने बराबर शिवसेना को मैनेज करके ऐसा उम्मीदवार अपने सामने खड़ा करवा दिया, उद्धव ठाकरे के यहाँ कोई डील की, कि अब वो हम्म। आराम से चुनाव जीत रहे हैं। हम्म। तो ये खेल भी हुए हैं, कुछ शिवसेना में हुए, कांग्रेस में तो जरा ज्यादा ही हुए, विदर्भ में भी ज्यादा हुए, मराठवाड़ा में हम्म। भी कुछ ज्यादा हुए। मराठवाड़ा में जिस हिसाब से बीजेपी हार गई, उस हिसाब से इन्होंने इस बार करीब करीब 10-12 सीटें मराठा उम्मीदवार को दी, मराठा कम्युनिटी के। लेकिन यदि वो देवेंद्र फडणवीस के नाम के साथ जाते हैं तो मराठा कम्युनिटी भी उसको वोट नहीं देगी, हम्म। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के बारे में इतना जहर घोल दिया है जरांगे पाटिल ने कि मराठवाड़ा में मुझे नहीं लगता बीजेपी को कोई ज्यादा वजूद मिलने वाला है। भाव देगा। भाग अच्छा, देगा नहीं। बीजेपी सर एक नई चीज इस वक्त चल रही है। बीजेपी ये बात कह रही है कि राहुल गांधी के हाथ में जो संविधान की किताब है वो बिल्कुल खाली है, कोरा कागज है। अमित शाह भी ये बात कहते हुए मिले। तो आपको क्या लगता है ये बात, ये कोरा ये कागज है वाली बात छिछोरापन है, ये को देखिए कैसे पता क्या चलेगी, है। किससे मिलेगा, फायदा क्या प्रज्ञा होगा? जी, सवाल वो नहीं है कि वो किताब खाली है कि नहीं है, वो हम्म। सिंबॉलिक उन्होंने बोला कि ये संविधान है, और संविधान की कॉपी यदि अंग्रेजी में हो तो क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों पढ़ पाएंगे उसको? हम्म। मेरा चैलेंज है, वो संविधान की और कॉपी उसके जरा लाल पढ़ के रंग को बताए। कौन पंथ से जोड़ रहे हैं? लाल रंग का, अरे वो तो लाल रंग तो उन्होंने विमोचन किया। संविधान का कलर, यदि जिस जिस कलर के सामने उन्होंने जाके नतमस्तक हो गए, वो कौन से कलर की किताब थी? हम्म। ऐसा ही खड़गे साहब के बारे में उन्होंने कहा था, जब प्रियंका जी फॉर्म भरने गई तो हाँ। खड़गे को बाहर रखा, अपमान किया, देखो खड़गे झांक के देख रहे। अरे खड़गे सबसे पहले खड़े थे, अंदर कोई नहीं था, अंदर वो ऑफिसर बैठे हुए थे, तो खड़गे झांक के देख रहे थे कि अंदर सब ठीक तो है, क्योंकि प्रियंका और सब लोग आ रहे थे। और उसके बाद कांग्रेस ने फोटो रिलीज की जहां प्रियंका फॉर्म भर रही है और खड़गे जी साथ में खड़े हैं और सोनिया गांधी पिछले लाइन में है। क्या कभी आपने नरेंद्र मोदी जी को पिछले लाइन में और नड्डा जी को अगले लाइन में देखा है? नेवर नेवर। तो ये ऐसा बदनाम करने वाले ये लोग लगातार। तो सर अभी महाराष्ट्र किधर जाते हुए देख रहे हैं आज की तारीख में? मैं आपसे जितनी बार बात करूंगी ये जरूर पूछूंगी कि आज की तारीख में किधर जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि वस्तु स्थिति ये महाराष्ट्र आज की तारीख में बार बार। महाविकास आघाड़ी के साथ जाता दिखाई देता है।
महाराष्ट्र आज इंडिया गठबंधन के साथ जाते हुए दिखाई देता है। हाँ, जो लोकसभा में वन वे परफॉर्मेंस था, उसमें थोड़ा सा टफनेस आई है, लेकिन अच्छा। एकनाथ शिंदे पैसा बहुत फेंक रहे हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अच्छा। बीजेपी संघ को उतारा है और बीजेपी झूठ बोल के संघ गांव गांव में पर्चे बांट रहा है कि एक रहोगे तो साथ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, ये टाइप की बात कर रही है। लेकिन गांव में लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, हम एक भी रहेंगे तो क्या होगा, सोयाबीन का भाव 8,000 रुपए हो जाएगा। 2 महीने 2 साल से सोयाबीन घर पे पड़ा है, उसका क्या? इसका कोई जवाब नहीं। लोग अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं और ये एक नया नरेशन खड़ा करने की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब आखिरी दिनों में ये भी देखना है कि मशीनों का खेल क्या होता है। आखिरी दिनों में ये भी देखना है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर है। हालांकि वो हमेशा 10-12 सीट पे ही होगा, मतलब महाराष्ट्र में 288 सीट है तो हो सकता है 20-25 सीट पे होगा। 90 सीट पे होता 10-12 सीट पे हो गया था। लोकसभा के समय 79 सीट्स पे हो गया था। लेकिन निर्लज्जता की चादर ओढ़े यदि लोग बैठे होंगे और उन्हें पूछा जाएगा कि ये क्या हो रहा है, तो जवाब एक ही आएगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन बेकार की बातों के। अरे जिस लोकतंत्र में लोगों की बातों को बेकार कहते हो, उन्हें उस संवैधानिक पद पे बैठने का कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल सही बात है। आप और हम यही रहेंगे सर, हम लोग हर बार सच लोगों के सामने लाते रहेंगे, हमारा काम ही यही है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।